क्लास 10 विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम प्रश्न संख्या 61 से डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है ये 2011 से लेकर आपको 2026 तक के पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह होगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 80 सवालों में से आप 40 सवाल हल ना कर पाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो क्वेश्चन आएंगे 2027 के एग्जाम में उसमें से 40 प्रश्नों का हल आप अवश्य कर लेंगे यदि आप मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं। मैं इसमें 2011 से लेकर 2026 तक के पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको वन लाइनर के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। इसे याद करना आपको काफ़ी आसान होगा। तो जल्दी से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, 61 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो आंसर होगा इसका ईस्ट। इसको हम लोग ईस्ट के साथ साथ हाइड्रा में भी ये होता है। मुकुलन के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि एक जनक जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार होता है और यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर एक नए जीव का आकार ले लेता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनाता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करके एक सफ़ेद रंग का पाउडर बनाता है जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सूत्र इसका MgO है, ठीक है। और यह अगर हम इसकी बताएं अम्लीय है या क्षारीय है तो ये क्षारीय होता है। अगला जो प्रश्न है 63, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है? तो CaSO4 होल 2 इंटू H2O है। इसको हम लोग CaSO4 इंटू हाफ H2O भी कहते हैं, ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 होल 2 इंटू H2O, ठीक है। इसको नाम जो है रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और सूत्र है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, या CaSO4 होल 2 इंटू हाफ H2O। इसमें CaSO4 के दो अणुओं और जल के एक अणु के रूप में भी लिखा जाता है। क्या होता है जब लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है? समीकरण लिखें। लाल तप्त लोहे मतलब पूरे लोहे को गर्म करके जब वो लाल हो जाता है और उस पर जलवाष्प, ठीक है, रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा? तो ऑक्स जो रिएक्शन होगा वो है 3Fe+4H2O इक्वल क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? Fe3O4+4H2, ठीक है। जब लाल तप्त लोहे या रेड हॉट लोहे को आयरन को जलवाष्प स्टीम उसमें प्रवाहित किया जाता है तो लोहे का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? लोहे का ऑक्सीकरण होता है। इससे मैग्नेटाइट जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह एक महत्वपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। यहाँ आयरन Fe होता है, जलवाष्प H2O है, Fe3O4 जो प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग आयरन ऑक्साइड या मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6CO2+12H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। यहाँ C6H12O6 जो है ना वो ग्लूकोज है। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। स्नेल के नियम को लिखे। तो स्नेल का जो नियम है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्नेल का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण की ज्या, ठीक है, साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। स्थिर मतलब नियतांक होता है, ठीक है। गणितीय रूप में इसको मैथमेटिकल रूप में हम लोग लिखते हैं साइन I बाय साइन R ए इक्वल टू म्यू, ठीक है। म्यू जो होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है जो कि अपवर्तन के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है जिसको हम लोग डी से सूचित कहते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता क्या होता है कि उसके द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने मतलब कि अभिसारित या अपसारित करने की माप है। लेंस की जो क्षमता है वो जो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, या तो अभिसारित करता है या अपसारित करता है, उसी को मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर है। और
लेंस की क्षमता जो होती है ना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, यानी कि, और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो P इक्वल टू 1/f होता है, और डायोप्टर का सिंबल जो होता है वो D से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो P हुआ लेंस की क्षमता, F हुआ लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, इसका मैथमेटिकल क्वेश्चन भी होता है, लेंस की क्षमता दिया रहेगा आपको, या फोकस दूरी दिया रहता है। ठीक है, आपको लेंस की क्षमता निकालना पड़ता है, या वाइस वर्सा, दोनों में से दूसरा भी। लेंस की क्षमता दिया रहेगा, आपको फोकस दूरी निकालने को कहा जाएगा। अगला है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा KWH होता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। जो घर का आप लोग का जो बिजली बिल निकाला जाता है, ठीक है, वो इसी यूनिट में होता है, इसी किलोवाट घंटा में होता है। ठीक है, घरों और कारखानों में बिजली के बिल की गणना इसी मात्रक के रूप में आधार होती है। और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। कार्बन के दो अपरूप मैंने पहले भी बताया था, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, ये आपको एकदम याद रखना इंपॉर्टेंट है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो 11 है सोडियम की परमाणु संख्या, 11 है। सोडियम को प्रतीक भी मैंने आपको बताया था, Na। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन 12 होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? श्वसन यानी कि कोशिकीय श्वसन की जो मध्यवर्ती पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं पायरुविक अम्ल या पायरुवेट कहते हैं। ठीक है, यह ग्लूकोज के टूटने के बाद बनता है। ठीक है, और श्वसन के प्रकार होते हैं ऑक्सीश्वसन और या अवायवीय या अनऑक्सी श्वसन प्रकार होते हैं। इसका मध्यवर्ती पदार्थ, श्वसन का जो मध्यवर्ती पदार्थ होगा, अगर ये पूछा जाता है तो आपको पायरुवेट ही लिखना है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन क्या है ना, पौधे के किसी भाग का पृथ्वी के गुरुत्व की ओर अथवा इसके विपरीत गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब इसको हम लोग सामान्य भाषा में समझना चाहें तो पौधे की वह प्राकृतिक वृद्धि और गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में होती है। यह पौधे को सही दिशा में पनपने में हेल्प करता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और एक ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो पॉजिटिव ग्रेविटो ठीक है, जो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है वो पौधे के वे हिस्से जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में यानी जमीन की ओर अंदर अंदर बढ़ते हैं, यानी कि जड़ें जो है हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है, तो वहां पर धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन होता है। ठीक है, इसको पॉजिटिव ग्रेविटोपिज्म भी कहते हैं, या जियोट्रोपिज्म भी कहते हैं अंग्रेजी में। और एक होता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, जिसको निगेटिव ग्रेविटोपिज्म कहते हैं। इसमें क्या होता है, तने के ऊपर का भाग जो ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे पौधे का तना और शाखाएं हमेशा जमीन के ऊपर की ओर वृद्धि करती है, तो वहाँ पे ऋणात्मक या निगेटिव ग्रेविटोपिज्म देखने को मिलता है हमें। COOH, नहीं, उसके पहले है विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको अंग्रेजी में कहते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट, V से डिनोट करते हैं। और इसका सूत्र होता है W/Q। W मतलब कार्य, ठीक है, और Q जो होता है आवेश होता है। ठीक है, V इक्वल टू W/Q, जहाँ पे W वर्क है और Q आवेश है, और इसका मात्रक वोल्ट होता है, या जूल प्रति कूलॉम होता है, या जूल प्रति किलोम होता है। और यह कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदित राशि है। विद्युत विभव अदित राशि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 की, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जो प्रकृति में चूना पत्थर, जिसको हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं, या चौक के रूप में पाया जाता है। COOH अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रिया मूलक को कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिल समूह के अंदर ही कार्बोक्सिल अम्ल होता है। ठीक है, और इसका वही COOH होता है। COOH का अभिक्रिया मूलक क्या होगा? कार्बोक्सिल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है?
जल से। कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर नहीं निकलता। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जल के अणुओं को तोड़ते हैं, अपघटन होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, इसलिए मतलब कि H2 उसका सूत्र होता है, जल का अपघटन होता है और वहाँ से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, मैग्नीशियम पौधे में कहाँ पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पौधे में जो क्लोरोफिल हरित लवक जिसको हिंदी में कहते हैं वहीं पे पाया जाता है। इसके अलावा यह पौधे की जड़ों, बीजों और बढ़ते हुए भागों में भी मौजूद होता है, लेकिन मुख्यतः अगर आपको प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको आंसर लिखना है क्लोरोफिल। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। ये देखिए, जो इसका मुख्य कारण जो डायबिटीज होता है, लगभग उम्र दराज लोगों में ये देखने को मिलता है। टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह दो तरह का होता है। टाइप 1 में क्या होता है ना, इसमें अग्न्याशय जो पैनक्रीज होता है इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, और टाइप 2 में जो होता है उसमें शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसमें रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है, जिसको ब्लड शुगर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के किस वर्ण का, वर्ण मतलब रंग होता है, का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो आंसर होगा लाल। ठीक है, लाल का, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिकतम होता है और लगभग 620 से 750 नैनोमीटर के बीच होता है ये। ठीक है, इसके विपरीत सबसे कम किसका होगा? दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, या तो सबसे ज़्यादा या सबसे कम। तो सबसे कम होता है बैगनी वायलेट का होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तंतु को अंग्रेजी में फिलामेंट भी कहते हैं। वो टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। अब टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं भाई? क्योंकि इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है, उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, करीबन 3400 डिग्री C होता है। ठीक है, बिना जिससे ये उच्च तापमान पर बिना पिघले ही चमकता है। उच्च प्रतिरोध के कारण ही हम लोग विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग करते हैं। नाभ की ऊर्जा प्राप्त करनी होती है आवश्यक क्या है? नाभ की ऊर्जा मेन तो सोर्स उसका क्या है? यूरेनियम ही है। ठीक है, ठीक है, ये सब रेडियोधर्मी ईंधन, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, तो मेन जो होता है यूरेनियम ही होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, 83 नंबर क्वेश्चन, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, 78% हम लोग कह सकते हैं जिम्मेदार है। यह जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस के जलने और वनों की कटाई से उत्पन्न होता है। दूसरा जो मेन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो मीथेन है, CH4। यह मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और कचरा प्रबंधन से निकलती है। तीसरा है N2O और चौथा है वाटर वेपर। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है? लिटमस क्या होता है ना, एक प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, हम लोग अम्ल क्षार लवण का पहचान करते हैं। ठीक है, जिस और ये वाला जो पूछा जा रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो किससे निकाला जाता है, तो ये लाइकेन एक पौधा होता है, उसी से निकाला जाता है। यह पौधा थेलाफाइटा वर्ग का होता है, और प्राकृतिक रूप से लिटमस विलियन का रंग बैंगनी होता है, पर्पल, और इसका मुख्य उपयोग किसी विलियन के अम्लीय या क्षारीय होने की जांच करने के लिए हम लोग करते हैं। अ, किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान क्या होता है? तो किसी भी उदासीन विलियन का पीएच मान एग्जैक्टली 7 होता है। उदासीन विलियन मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। पीएच स्केल पर 7 का मान यह दर्शाता है कि विलियन में हाइड्रोजन आयनों यानी कि H+ आयन जो है, और हाइड्रोक्साइड आयनों यानी कि OH- की सांद्रता बिल्कुल बराबर है। यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्या, क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3, और रासायनिक नाम इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलों में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो नर प्रजनन अंग को हम लोग पुंकेसर, अंग्रेजी में स्टेमेन जिसको कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, स्टेमेन कहते हैं। ये फूल के तीसरे चक्र में स्थित होता है और पौधे में परागकण, पोलन ग्रेन्स बनाने का कार्य करता है। ठीक है, पुंकेसर मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बनता है, एक परागकोश और दूसरा तंतु। और कई बार ये तो हुआ आपका फूल का नर प्रजनन अंग, और स्त्री प्रजनन अंग जो होता है उसको स्त्री केसर कहते हैं, या पिस्टिल कहते हैं, या कार्पेल भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये दोनों में से कुछ पूछा पूछा जाता है, या तो नर प्रजनन अंग या फिर स्त्री प्रजनन अंग। तो स्त्री प्रजनन अंग स्त्री केसर या पिस्टिल हुआ।
अगला जो क्वेश्चन है, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? ठीक है, तो आंसर होगा फेलोपियन नलिका। नलिका मतलब ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में, जो कि महिलाओं में होता है, फीमेल में होता है, वहाँ पर अंडाणु अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कनकेव लेंस कहते हैं, का आवर्धन m जो होता है वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि v/u। v/u, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u, दोनों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। और आपको ये शायद पता ही होगा कि अब तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है, इसलिए इसका आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा। और दूसरा चीज़ क्या याद रखना है कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा आता है, इसलिए अब तो लेंस का आवर्धन हमेशा एक से कम होता है, धनात्मक भी होता है और एक से कम होता है, ये याद रखिएगा। और अब तो लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? v/u। ठीक है, v/u यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी का अनुपात। अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? फोकसांतर मतलब हुआ फोकस दूरी। फोकसांतर क्या होता है? फोकस दूरी, जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या मतलब जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं। उनके बीच सीधा संबंध है कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गणितीय रूप में हम लोग क्या लिखते हैं? F=r/2 या R=2f। ठीक है, F=r/2 या R=2f। ठीक है, F हुआ गोली दर्पण की फोकस दूरी और R हुआ गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये 90 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। अगले प्रश्नों के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।